16 अगस्त 1991 कलकत्ता एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल, जिसे आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। सुबह के करीब 11 बजे इंडियन एयरलाइंस का एक विमान उड़ान की तैयारी कर रहा था। ये एक बोइंग 737 मॉडल का प्लेन था, जिसे कलकत्ता से मणिपुर इम्फाल म्युनिसिपल एयरपोर्ट जाना था। इसके बाद यहाँ से आगे फिर से दीमापुर एयरपोर्ट नागालैंड में लैंडिंग करना था। यात्रियों के सामान, खाने पीने की चीजें लोड की जाने लगी। इन सामान की कड़ी जांच के बाद ही प्लेन में लोड किया जा रहा था, क्योंकि एक दिन पहले कुछ लोगों ने धमकी दिया प्लेन को अपहरण करने की, इसलिए ये छानबीन जरूरी भी था। उधर यात्री के सामान के साथ साथ 63 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स धीरे धीरे प्लेन में सवार होने लगे। टोटल 69 लोगों में से 68 एडल्ट्स थे और एक छोटा सा दूध पीता बच्चा भी इस प्लेन में सफर कर रहा था। सारे के सारे इंडियंस थे। मणिपुर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री भी प्लेन में सवार थे। इस प्लेन को 2 कैप्टन उड़ाने वाले थे। कैप्टन शेखर, जो कि 27 वर्ष के थे और इनके पास 3780 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरे पायलट भी एक कैप्टन के ही पोजीशन में थे। इनकी उम्र 26 साल थी और इनके पास 2370 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। दोनों कलकत्ता के ही रहने वाले थे। खैर, भारतीय समय अनुसार ये प्लेन करीब दोपहर के 12 बजे धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इसके बाद ये अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की ओर यानी कि मणिपुर की ओर निकल पड़ा। यहाँ पर कैप्टन शेखर प्लेन को उड़ा रहे थे, वहीं कैप्टन रॉय प्लेन को मॉनिटर कर रहे थे। कलकत्ता एटीसी ने कहा कि आप सीधे 29,000 फीट पर चले जाइए। इसके बाद मणिपुर एटीसी आपको गाइड करेगा। हैप्पी जर्नी। करीब आधे घंटे उड़ान भरने के बाद ये प्लेन मणिपुर के एरिया में दाखिल हो गया। मणिपुर का एरिया भी पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ अचानक से धूप निकल आती है, अचानक से बारिश होने लगती है, इसलिए पायलट्स लगातार एटीसी से कम्युनिकेट करते हैं। मणिपुर एटीसी ने कहा कि आप अपने एल्टीट्यूड को कम करके 10,000 फीट पर आ जाइए। आगे एटीसी ने प्लेन का पोजीशन भी पूछा। कैप्टन ने जवाब दिया कि हम VOR के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। VOR को साधारण भाषा में कहें तो इसे VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज कहा जाता है। यहाँ पर VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है। VOR का पूरा नाम जितना बड़ा है, इसे समझना उतना ही आसान है। तो देखो, एयरपोर्ट में VOR एंटीना लगा होता है। ये एंटीना लगातार 360 डिग्री में यानी कि हर दिशा में सिग्नल भेजता रहता है। अब आगे क्या होता है कि ये सिग्नल जब किसी एयरक्राफ्ट के पास पहुंचता है तो एयरक्राफ्ट में लगा रिसीवर इस सिग्नल को रिसीव कर लेता है। इसके बाद ये रिसीवर बता देता है कि भाई जाना किधर है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपका कोई दोस्त आपको व्हाट्सएप में लोकेशन भेजता है और आप उस लोकेशन को रिसीव करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपका दोस्त किस डायरेक्शन में है। इसी तरह प्लेन को भी पता चल जाता है कि रास्ता किधर है, उड़ना किधर है। आज के दौर के प्लेन्स में जो VOR रिसीवर लगा होता है, उसके साथ एक और छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे हम DME के नाम से जानते हैं। DME यानी कि डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स। अब ये करता ये है कि जब VOR एंटीना सिग्नल भेजता है प्लेन के पास, तो प्लेन उस सिग्नल को रिसीव करके वापस से एक और सिग्नल भेज देता है उस एंटीना की ओर। अब जैसे ही एयरक्राफ्ट के द्वारा भेजा गया सिग्नल एंटीना के पास पहुंचता है, तो यहाँ से आने और जाने में लगे समय को कैलकुलेट करके प्लेन के डिस्टेंस का पता लगाया जाता है। वही प्लेन का हेडिंग यानी कि प्लेन की दिशा के बारे में तो पहले से ही पता रहता है। इस तरह से DME के इस्तेमाल से प्लेन के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन बात करें इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 की, तो इस प्लेन में VOR के साथ कोई भी DME इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा था, यानी कि यहाँ पर ATC को प्लेन का करंट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए वो बार बार पायलट से प्लेन का पोजीशन पूछ रहे थे। कैप्टन ने कहा कि हम VOR के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब कि प्लेन एयरपोर्ट में लगे VOR स्टेशन के ऊपर आ चुका था, लेकिन इसकी एल्टीट्यूड 10,000 फीट थी, जो कि लैंडिंग करने के लिए सही नहीं था। ATC ने कहा कि आप अपने एल्टीट्यूड को कम करके 5,000 फीट पर आ जाइए। इसके बाद दोबारा से हमसे कांटेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक दूसरा इंडियन एयरलाइन का प्लेन इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, इसलिए ATC अब उस प्लेन को गाइड करने लगे। कुछ देर बाद फ्लाइट 257 के पायलट ने फिर से कॉल किया और कहा कि हम ईस्ट की ओर उड़ान भरते हुए एल्टीट्यूड को कम कर रहे हैं। ATC ने वार्निंग दिया कि ठीक है, लेकिन उस दिशा में बारिश हो रही है तो थोड़ा सा संभल के। इसके बाद ATC दोबारा से दूसरे प्लेन से बात करने लगे जो टेक ऑफ कर रहा था। फाइनली टेक ऑफ के बाद ATC ने दोबारा से
फ्लाइट 257 से कांटेक्ट किया, लेकिन इस बार कोई भी जवाब नहीं आया। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 से अब कांटेक्ट टूट चुका था। एटीसी को अब एक बहुत बड़ी अनहोनी का अंदेशा होने लगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरा प्लेन जो उसी एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आ रहा था उनसे कहा कि आप थोड़ा नीचे ग्राउंड की ओर भी देखते आना कि कहीं कोई प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ। पर उस दूसरे एयरक्राफ्ट को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वैसे भी मौसम खराब थी, बादलों की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। एटीसी ने एक बार फिर से फ्लाइट 257 को ट्यून करके कहा, फ्लाइट 257 रनवे खाली है, आप यहाँ लैंड कर सकते हैं। आई रिपीट, रनवे खाली है, आप लैंड कर सकते हैं। फ्लाइट 257 प्लीज जवाब दीजिए। पर अफसोस एटीसी लगातार बार बार 10 मिनटों तक फ्लाइट 257 को कॉल करता रहा, पर अफसोस उसे कोई भी जवाब नहीं मिला सिवाय खामोशी के। अब एटीसी भी कंफर्म हो चुके थे कि फ्लाइट 257 नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एयरपोर्ट के सारे फायर फाइटर्स, इवन पूरे सिटी के सारे फायर फाइटर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। सारे एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर दिया गया कि भाई तैयार हो जाओ, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 क्रैश हो चुका है। लेकिन कहाँ, इस बात की जानकारी किसी के पास भी नहीं था। अब कई सारे खोजी दल प्लेन को खोजने के लिए निकल पड़े। प्लेन के लास्ट लोकेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट उन्हें 25 किलोमीटर के रेडियस में छानबीन करना था। खोजते खोजते कई घंटे गुजर गए। सुबह से शाम और शाम से रात होने चली, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फाइनली खोजी दल प्लेन को खोजते हुए एक गांव में जा पहुंचे। गांव वालों ने बताया कि थेंगजिंग हिल में एक हवाई जहाज गिरा है। फाइनली रेस्क्यू टीम ने प्लेन को खोज निकाला। थेंगजिंग हिल की ऊंचाई ऑलमोस्ट 7000 फीट है और ये प्लेन लगभग 6700 फीट ऊपर क्रैश हुआ, यानी कि हिल के टॉप से मात्र 300 फीट नीचे। प्लेन को खोजते खोजते काफी रात हो चुकी थी। रात के अंधेरे की वजह से, हिल की खड़ी चढ़ाई की वजह से और लगातार हो रहे बारिश के कारण ये जानते हुए भी कि प्लेन कहां पर क्रैश हुआ है, वहां तक पहुंचने में घंटों का समय लग गया। प्लेन में सवार सभी 69 लोगों की जान चली गई। इन 69 बॉडीज को हिल से नीचे लाने में 4 दिनों का समय लग गया। उधर इंडियन एयरलाइंस ने ये अनाउंसमेंट किया कि हादसे में मारे गए सभी लोगों को 5-5 लाख दिया जाएगा। वहीं उस दूध पीते बच्चे के परिवार वालों को 2.5 लाख दिया जाएगा। खैर, इस हादसे के अगले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन की टीम अपने काम में लग गए। ग्रामीणों का अलग अलग बयान था। कोई कह रहा था कि प्लेन आग के गोले के समान जलते हुए गिरा, तो कोई कह रहा था कि गिरने के बाद आग लगी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में लग रहा था कि हो सकता है इसमें किसी तरह का अटैक किया गया हो, क्योंकि बस एक दिन पहले ही धमकी मिली थी। लेकिन मलबे के जांच से ये साबित नहीं हुआ कि प्लेन में किसी तरह का अटैक या एक्सप्लोजन हुआ हो। किसी भी प्लेन की गुत्थी सुलझाने के लिए ब्लैक बॉक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्लेन में 2 ब्लैक बॉक्स लगा होता है, लेकिन ये दोनों ब्लैक बॉक्स डैमेज हो चुका था। लेकिन फिर भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कॉकपिट में हो रहे सारे बातचीत का डेटा निकाल लिया गया, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से सारा डेटा नहीं निकाला जा सका। सिर्फ 5 पैरामीटर्स का ही पता चल पाया, जैसे कि टाइम, कब कहाँ ये प्लेन किस एल्टीट्यूड, हेडिंग, एयर स्पीड, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना था। ये 5 इम्पोर्टेंट डाटा मिल गया, लेकिन बाकी का सारा डेटा करप्ट हो गया। इसके बावजूद भी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए। FDR के अनुसार शुरुआत से ही प्लेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, पर ये प्रॉब्लम्स आखिर क्या थी, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वे पॉइंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो सारे रास्ते पहले से ही निर्धारित होती है, जिसे हम एविएशन के लैंग्वेज में वे पॉइंट्स कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट वे पॉइंट्स मैंने इस मैप में भी दिखाया है। यहाँ पर फ्लाइट 257 को कलकत्ता से उड़ान भरने के बाद इसे कोमिला एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ना था। इसके बाद अगरतला के ऊपर से उड़ते हुए इसे सीधे मणिपुर इम्फाल में जाकर लैंड करना था। लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। पायलट ने इन वे पॉइंट्स को, जिसे मैंने ग्रीन लाइन से दिखाया है, उन सबको स्किप कर दिया, यानी कि प्लेन उस रास्ते से गया ही नहीं। वो प्लेन को एक शॉर्टकट डायरेक्शन में ले गए
जिसे हम इस रेड लाइन से देख सकते हैं। उन्होंने कोमिला एयरपोर्ट, अगरतला सब कुछ स्किप कर दिया। यहाँ तक कि जब एटीसी ने पूछा कि आपका पोजीशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम अगरतला के ऊपर से उड़ रहे हैं, जबकि प्लेन तो उस दिशा में गया ही नहीं। मे भी पायलट्स को ये लग रहा होगा कि भाई एटीसी को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं? उतना दूर कौन घूमने जाएगा, शॉर्टकट ही ले लेते हैं। वैसे भी इम्फाल एयरपोर्ट में रडार तो है नहीं। अब पायलट्स को ये पता था कि हमने शॉर्टकट लिया है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए। इसलिए पायलट ने थोड़ा जल्दी ही प्लेन को नीचे लाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक गलती को छुपाने के लिए पायलट और गलतियाँ करने लगे। एटीसी को इस शॉर्टकट के बारे में पता ना चल सके, इसलिए उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट से 46 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन फिर तुरंत ही उसने कहा कि हम 18 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। इसके कुछ ही देर बाद फिर से पायलट ने कहा कि हम VOR के ऊपर हैं, यानी कि एयरपोर्ट के ऊपर उड़ रहे हैं। लेकिन असल में ये सारी बातें जो पायलट ने एटीसी को कही, ये सब कुछ झूठ था। एक्चुअल में ये प्लेन अब भी एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर पीछे था और कॉकपिट में हो रही बातचीत से ये पता चला कि वो ऑफसेट एंट्री करके प्लेन को होल्ड करने के बारे में बात कर रहे थे। अब क्योंकि पायलट ने कहा कि हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इसलिए एटीसी ने कहा कि आप 5000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। लेकिन अब तक भी प्लेन एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। नॉर्मली ऐसे केस में प्लेन पहले एयरपोर्ट पहुंचता है, इसके बाद गोल चक्कर लगाकर अपने एल्टीट्यूड को डाउन करता है। इसे हम गो अराउंड भी कहते हैं। पर फ्लाइट 25 के कैप्टन ने इस प्रोसेस को एयरपोर्ट में ना करके पहले से ही करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट का गोल चक्कर लगाने के बजाय, यानी कि गो अराउंड करने के बजाय, उन्होंने ऑफसेट एंट्री को चुना। इस ऑफसेट एंट्री में प्लेन गोल चक्कर लगाने के बजाय ये आधा चक्कर लगाता है, कुछ इस तरह से। और इसी चक्कर लगाने के दौरान प्लेन अपने एल्टीट्यूड को कम करता रहता है। प्लेन में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन एटीसी को जरा सी भी भनक नहीं लगी। दोनों पायलट सारे मासूम पैसेंजर्स के साथ, उनके जिंदगी के साथ खेलता रहा। प्लेन जब एयरपोर्ट से 26 किलोमीटर की दूरी पर था, तभी से इस प्लेन ने ऑफसेट एंट्री करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 2 मिनट गुजर गया। इन 2 मिनट्स में प्लेन नीचे तो आ गया, लेकिन ये अब भी एयरपोर्ट से काफी दूरी पर था, ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर की दूरी पर। उधर प्लेन लगातार नीचे आता गया। बादलों की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से बादल जब कम हुआ तो पायलट्स ने देखा कि सामने एक विशालकाय हिल है और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। इसके बाद सब कुछ हो गया। न कोई पायलट न कोई पैसेंजर, सारे लोग मारे गए। इस हादसे में शुरू से ही पायलट ने बहुत सारी गलतियां की। इवन इम्फाल में कोई रडार सिस्टम भी नहीं था, जिसकी वजह से पायलट्स मनमानी करते रहे और एटीसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इम्फाल एयरपोर्ट पहाड़ियों के बीच है। ऐसे में गो अराउंड करते समय लैंडिंग के वक्त डायरेक्शन में जरा से भी गड़बड़ी हो जाए, जरा से भी ऊंच नीच हो जाए, तो ऐसे में प्लेन किसी भी हिल से टकरा सकता है। अब क्योंकि पायलट ने शॉर्टकट लिया था, जिससे प्लेन जल्दी एयरपोर्ट के एरिया में पहुंच गया, इससे पायलट्स को ये भी कंफ्यूजन हुआ कि हमें कब डिसेंड करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्लेन के FMS में सारे वे पॉइंट्स पहले से ही डाल दिया जाता है। सब कुछ पहले से निर्धारित होता है कि कब कहां किस पर्वत को पार करके नीचे आना है, कितने एल्टीट्यूड को डाउन करना है। लेकिन अफसोस फ्लाइट 257 उस निर्धारित रास्ते पर गया ही नहीं, इसलिए वो अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि कब कहां कैसे प्लेन को नीचे उतारना है। इवन उन्होंने तो ये भी जरूरी नहीं समझा कि आखिरी वक्त में भी हम एटीसी को सब कुछ सच सच बता दे, ताकि वो आगे हमें सही रास्ता दिखा पाए। लेकिन पायलट ने वो भी नहीं किया। ग्राउंड प्रोक्सीमिटी वार्निंग अलार्म बजने लगा और इस तरह से इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 257 हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया।